हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 10 साइंस का जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम था, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उसे हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिस्कशन से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। आप इसे एक तरह से ना मतलब एक इंपॉर्टेंट लेक्चर ही समझ सकते हैं, रिवीजन टाइप करके। बिकॉज इसमें क्या है कि सारी चीज़ों को ना डेप्थ में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको ये चीज़ें दिखेंगी भी यहाँ पे, और जो चीज़ें हैं जो सवाल वगैरह हैं वो आपको ना विद कहीं पे शॉर्ट ट्रिक से जहाँ पे बनती होगी वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से समझाया होगा। और इमेज तो इसमें भर भर के डाली हुई हैं ताकि आपको चीज़ें ईजिली विजुअलाइज हो सकें और आप कॉन्सेप्ट को अच्छा आसानी से समझ सकें। ठीक है जी। और अगर आपको ये लेक्चर आता है या नहीं आता है, सोचें कि कहने का मकसद है अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है, तो ये मेरा आपके साथ वादा है कि जब तक ये लेक्चर ख़त्म होता या ये जब तक ये डिस्कशन ख़त्म होती, तो इन कॉन्सेप्ट को, इन क्वेश्चंस को आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करने के लिए काबिल बन जाएंगे जी। तो हम चलते हैं जी वंस अगेन। ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये सारी की सारी वन बाय वन करके डिस्कस। और हाँ, यहाँ पे ना एक तरह से हैंड रिटन फॉर्म में मैंने लिखे हुए हैं सारे के सारे आंसर जी। तो हम आते हैं टू द पॉइंट, सीधा बैक अपने सवाल नंबर 1 के ऊपर, और हम डिस्कशन अपनी शुरू करते हैं। ऐसी वीडियोज़ ना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी और एफर्ट्स लगते हैं, तो आपका सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो चलो जी, इसके बाद हम करते हैं अपने सवाल नंबर 1 से स्टार्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिजिक्स का। ठीक है, इसमें गिवन है कि हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से होती है जी। ठीक है जी। एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है जो हमारे पास क्या करती है, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। किसकी बनाती है जी? नीडल की, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, ये जहाँ पे नीडल है ना, नीडल क्या होता है, एक तरह की सुई होती है। तो सुई की समझ नहीं आती, इसकी जगह आप कैंडल समझ लें। क्योंकि सवाल में मैंने क्या किया कि जो नीडल आता है, नीडल की जगह मैंने कैंडल रख दिया है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, कैंडल रखने से फ़ायदा ये होता है, कैंडल थोड़े बड़े साइज़ की होती है तो चीज़ें आसानी से दिखती हैं और समझ भी आ जाती है। अच्छा, इसके बाद हाँ जी, वो ये बोल रहा है कि आप हमें बताएँ कि ये जो आपके पास नीडल या कैंडल जो भी है, आप लेंस के आगे कितना आगे रखेंगे, मतलब कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, ताकि हमारे पास जो इमेज का साइज़ और जो ऑब्जेक्ट या जो कैंडल एक्चुअल में आपने रखी थी, उन दोनों का साइज़ बराबर आए। ठीक है? पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात तो ये बोल रहा है कि जो लेंस है हमारे पास, कौन-सी कॉन्वेक्स लेंस जिसकी बात कर, उसकी पावर भी आप बताएँ जी। ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको याद रखना ही, 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो आते हैं हम जी सीधा टू द पॉइंट सॉल्यूशन पे इसके। अच्छा, मुझे बताएं, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है जो इमेज बनती है वो कौन-सी होती है? रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और सेम साइज़ की होती है। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज़, अच्छा जब सेम साइज़ की कोई चीज़ बनती है तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आती है? एम की वैल्यू होती है 1। और अगर कोई चीज़ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस की कोई चीज़ नीचे होती है प्रेजेंट, तो उसके लिए हम साइन का इस्तेमाल करते हैं, साइन यूज़ करते हैं नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू का हमने लिखा है यहाँ पे क्या, -1। ठीक है जी। तो हेयर, हाँ, ये बता भी दिया, यहाँ पे लिखा भी है कि हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स के जो इमेज बनती है वो कौन सी बनती है जी? इमेज बनती है इन्वर्टेड। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे आएँ, तो अगर आप आगे देखेंगे तो जो बेसिक हमारे पास है ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखेंगे। अच्छा, आपको इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसे याद रख लें। हमारे पास क्या होता है कि जो ये जैसे हमारे पास लेंस के जो राइट हैंड साइड वाले जितने डिस्टेंसेस आते हैं उन सबको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने डिस्टेंस आते हैं उन्हें हम नेगेटिव लेते हैं जी। ठीक है, इतनी बात आई समझ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जो सवाल में गिवन है वो ये है कि हमारे पास इमेज जो है, इमेज कहाँ पे है? इमेज 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम लेंस से है जी। ये देखो, इमेज यहाँ पे है लेकिन इन्वर्टेड है, लेकिन ये कहाँ पे है? राइट हैंड साइड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे +50 लिखा हुआ है वी की वैल्यू। अच्छा, मुझे बताएं, इसके बाद फाइंड आउट क्या करना है कि यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ताकि हमारे पास क्या है, ये जो एक्चुअल में जो हमने कैंडल रखी हुई है और जो इसकी इमेज बनी है, इन दोनों का साइज़ बराबर है। तो बराबर साइज़ फाइंड आउट करने के लिए यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें जी। और साथ में हमें क्या करना है कि पावर ऑफ लेंस पी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें जो फाइंड आउट करनी है वो तो यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है? अच्छा, मुझे बताएँ जी, इसकी गिवन दैट हमारे पास क्या है? गिवन दैट हमारे पास जी इमेज डिस्टेंस, उसकी वैल्यू आ गई, मतलब वी की वैल्यू आ गई कितनी? +50, क्योंकि वो राइट हैंड साइड है, तभी प्लस हमने इस्तेमाल किया। अच्छा, मुझे बताएँ, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -1, माइनस इसलिए इस्तेमाल किया बिकॉज़ कि हमारे पास क्या होता है, जो इमेज होती है वो हमारे पास क्या होती है? इन्वर्टेड होती है जी। अच्छा, मुझे बताएँ, हम जानते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन का फ़ॉर्मूला है किसके लिए? मैग्नीफिकेशन का जो फ़ॉर्मूला है हमारे पास किसके लिए? जो लेंसेज़ के लिए। मैग्नीफिकेशन का फ़ॉर्मूला लेंसेज़ के लिए, उसकी वैल्यू होती है जी हमारे पास क्या? एम की वैल्यू होती है प्लस इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, मुझे बताएँ जी, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन, ये जो एम है, एम की जगह हम ये वैल्यू यहाँ से उठा के डालेंगे, ये यहाँ से यहाँ पे। इमेज डिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ पे डालेंगे। ठीक है जी। तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आ जाएगा। तो यही तो हमने सॉल्व करना है जी, सॉल्व करके आसानी से ये वैल्यू निकलेगी। अच्छा, मुझे बताएँ, इसे मैं साफ़ करता हूँ और आगे आपको दिखाते हैं। देखिए जी, यहाँ पे ये
मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -1 डाली है और यहाँ पे +50 डाली है इमेज डिस्टेंस, और इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ गया कितना, -50। यू की वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ गई -50। इस बात का मतलब ये हुआ कि लाइक अगर आप यहाँ पे ये जो है ना हमारे पास ये -50 क्या बताता है, ये बताता है कि लाइक अगर आप -50 पे अगर आप एक्चुअल में कैंडल को रखोगे तो हमारे पास जो कैंडल की इमेज और एक्चुअल में जो कैंडल थी इन दोनों का साइज़ आपको सेम या बराबर दिखेगा। आफ्टर दैट जी हम आते हैं हमारे पास, अच्छा मुझे बताएं इसके बाद हमारे पास यहाँ पे तो दो चीज़ें तो हमारे पास आ गई वैल्यूज़ ना। एक तो हमारे पास जी आ गई वैल्यू किसकी, वी की वैल्यू तो हमारे पास पहले से थी, कितनी थी, +50, और यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो थी हमारे पास कितनी, अभी फाइंड आउट किया, वो आ गई -50। अच्छा जब ये दो वैल्यू वी और यू आ गया तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम जनाब अली लेंस फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। तो सर वो करने से होगा क्या, करने से हमारे पास जनाब मिलेगी वैल्यू किसकी, फोकल लेंथ की, एफ़ की वैल्यू मिलेगी। और ये जो एफ़ की वैल्यू होती है इसे हम कहाँ पे डालेंगे, इसे हम डालेंगे पावर के फार्मूले में, पावर के फार्मूला में, तो हमारे पास क्या आएगा, पावर ऑफ लेंस की वैल्यू आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा मुझे बताइए ये यू और वी की वैल्यू देखो, यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी आती है, -50, वी की वैल्यू +50, ठीक है। जब ये दोनों वैल्यूज़ डाली उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया तो एफ़ की वैल्यू हमारे पास आई कितनी जी, एफ़ की वैल्यू हमारे पास आई जनाब अली 25 सेंटीमीटर। ये आ गया सेंटीमीटर में, और अगर आप इसे मीटर्स में लिखोगे तो ये कन्वर्जन लिखी हुई है, आप देख लेना, इसका आंसर आता है जी 1/4 मीटर्स, ठीक है। तो 1/4 मीटर्स आता है। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू होगी 1/4 मीटर्स, ठीक है जी 1/4 मीटर। अच्छा इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 1/4 आता है ना एक्जैक्टली ये फोकल लेंथ की वैल्यू, इस वैल्यू को आप डाल दें कहाँ पे, पावर के फार्मूला में। तो पावर का फार्मूला होता है जी पावर इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ इन मीटर, या इसे आप लिख सकते हैं इक्वल टू, ये भी तो होता है, ये भी होता है 100 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इन किस में, सेंटीमीटर्स में। तो जनाब हम यही इस्तेमाल कर लेते हैं 1/4 वाला। तो ये 1/4 वाले को इस्तेमाल किया, अगेन इसे रीअरेंज किया, ये जो थर्ड प्लेस होती है ये फर्स्ट में जाती है, तो अगेन हमारे पास ये 4 यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो ये 4 डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर। तो हाँ जी जो पावर ऑफ लेंस उसका आंसर आता है 4 डायोप्टर। तो आपको यहाँ पे इस सवाल की अगर हम फाइनली बात करें ना, तो अगर कहने का मकसद है अकॉर्डिंग टू सवाल वाला साइज़ किसका, इमेज, साइज़ इमेज, साइज़ इमेज और किसका, साइज़ इमेज और साइज़ किसका, ऑब्जेक्ट का जो है, ये तब बराबर आएँगे जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ यू की वैल्यू कितनी, -25 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पे पावर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट की है जो हमने, उसका आंसर आता है जी पावर इस लेंस की, किसकी, ये जो कॉन्वेक्स लेंस थी ना इसकी वैल्यू, पावर की वैल्यू आती है 4 डायोप्टर। तो ये इसका आंसर आ गया जी पूरा। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो दरअसल ये कैंडल लेने का ये मकसद था पीछे कि कैंडल थोड़ी बड़ी होती है तो दिख जाती है ना। अच्छा मुझे बताएं जी ये बात आती है समझ, तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छा हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सेक्शन है, ठीक है। ये जो इसमें सेकंड पार्ट है ना इस वाला, ये वाला पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे ये न्यूमेरिकल को। हाँ जी ये बोल रहा है कि लाइक आप जो अप्लायंसेस होते हैं ना, आप उन्हें पैरेलल में कनेक्ट क्यों करना प्रेफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सीरीज़ में। तो सीधी बात जी पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। तो वोल्टेज की वैल्यू अगर सेम होती है, वोल्टेज की वैल्यू अगर सेम होती है तो इसका मतलब क्या होता है, लाइक अगर कोई, सोचो आपने पैरेलल में 3-4 बल्ब लगाए, अगर एक बल्ब उड़ भी जाएगा ना, एक बल्ब अगर फ्यूज़ भी हो जाएगा, तो बाकी वाले फ्यूज़ नहीं होंगे, वो तो चलते रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा हम आते हैं इसका न्यूमेरिकल सेक्शन पे ना, न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस नहीं होती जी, कपड़े प्रेस करने वाली, हाँ जी, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है जी 20 ओम, और करंट की वैल्यू है कितनी, 5 एम्पेयर, ठीक है। और ये बोल रहा है कि आप बताएं हीट कितनी डेवलप होगी, कितने 30 सेकंड में। ये टोटली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो हाँ जी करंट की वैल्यू 5 एम्पेयर, रेजिस्टेंस की वैल्यू 20, और हमारे पास टाइम की वैल्यू 30 सेकंड, ठीक है जी। और हीट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हीट हमारे पास क्या होता है, हीट क्या होती है जी, हीट हमारे पास क्या होती है, हीट क्या होती है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा मुझे बताएं अगर हीट हमारे पास क्या होती है, ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के ऐसे यूनिट क्या होते हैं, एनर्जी के ऐसे यूनिट क्या होते हैं, वो होते हैं जूल्स। तो इसलिए हीट के यूनिट भी यहाँ पे जूल्स ही आएंगे, ठीक है जी। अच्छा आप देखें इसके बाद हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, हीट का फॉर्मूला होता है ना H = I²R T, तो V²/RT, और इसके आगे एक और भी होता है VIT। तो वो इसके और फार्मूलाज भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लग रहा है वही हमने इस्तेमाल किया, ठीक है जी। तो इसके बाद ये आपने वैल्यूज़ डालनी है, देखो आई आता है करंट, करंट की जगह आपने ये वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ पे डाल दीजिए। उसके आगे रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे आपने डाल दी, और टाइम की वैल्यू आपने यहाँ से यहाँ पे डाल दी। जब ये सारी वैल्यूज़ आप डाल कर यहाँ पे पुट करते हो यहाँ पे फॉर्मूला में, उसके बाद आपने सॉल्व करना जी, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा इतना जी 15,000 जूल्स, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा यहाँ पे उसने बोला है कि लाइक डिफेक्ट्स की बात की है, ठीक है। तो वैसे तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये कितने मार्क्स का है,
3 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो शायद 3 मार्क्स का है, लेकिन कहने का मकसद है मैं पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, विद डेप्थ। तो सबसे पहली बात जी हम आते हैं मायोपिया पे। जो डिफेक्ट्स में सबसे पहला आता है मायोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में ये होता है जो इमेज होती है, इमेज हमारे पास क्या होता है जी, इमेज हमारे पास रेटिना से पहले बन जाती है। इमेज या लाइट जो होती है वो रेटिना से पहले फोकस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मायोपिया वाले जो पेशेंट्स आते हैं इन्हें पास की चीज़ें तो आसानी से दिखाई देती है, मतलब जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तो ये आसानी से देख लेते हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें होती हैं वो इन्हें साफ साफ दिखाई नहीं देती। तो इसलिए इन्हें एग्जैक्टली हाँ जी। तो मुझे बताएं, मसला ये होता है कि लाइट जल्दी पहले कन्वर्ज हो जाती है ना, लाइट पहले ही कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे बिफोर ना रेटिना। तो इसे हमने क्या करते हैं, लाइट को डाइवर्ज करते हैं थोड़ा, लाइट को डाइवर्ज करते हैं इसलिए ताकि हमारे पास क्या हो, लाइट हमारे पास रेटिना में फोकस हो। अच्छा, डाइवर्ज करने के लिए हमें एक लेंस लगानी होती है जिसका नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे जो डाइवर्जिंग लेंस होती है उसका नाम होता है कौन सा, कनकेव लेंस जी, वो ये होती है, ठीक है। तो ये आई बात समझ। अच्छा हाँ, मायोपिया में मुख्तसर आपको याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है कि पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं, और करेक्ट करने के लिए जो लेंस होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, डाइवर्जिंग लेंस, या जिसका नाम होता है कौन सा, कनकेव लेंस, ठीक है। आफ्टर दैट हम आते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें होता है जी उसका उल्टा, किसका, ये मायोपिया का उल्टा। मतलब इसमें क्या होता है, दूर की चीज़ें दिखती हैं, पास की नहीं दिखती। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, इमेज जो होती है वो रेटिना से पीछे बन जाती है, या ये सोचें कि जो लाइट होती है वो रेटिना से पीछे जाके फोकस्ड हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, इससे होता ये मसला है जी, अगर आप देखेंगे, हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे पता है लाइट हमारे पास क्या हो रहा है, लाइट ज़्यादा ही डाइवर्ज हो गई थी, लाइट ज़्यादा ही डाइवर्ज हो गई थी, तभी जो रेटिना से पीछे चली गई थी। तो अब हम इसे क्या करते हैं, लाइट को कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं, जिस कन्वर्जिंग लेंस को हम कहते हैं जी कौन सी, कॉन्वेक्स लेंस। ये होती है जी कॉन्वेक्स लेंस, जिससे क्या होता है ये लाइट अगेन रेटिना पे फोकस हो जाएगी तो आपको सही दिखेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ याद रखना, कभी कभी ना सवाल में इसका नाम दूसरा भी आ जाता है, हाइपरमेट्रोपिया का एक और नाम होता है हाइपरोपिया, ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना। तो इसकी करेक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, कौन सी, कन्वर्जिंग लेंस, या जिसका नाम होता है जी हमारे पास क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आफ्टर दैट हम आते हैं जी प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ये सारा एग्जैक्टली सेम चलता है। जो प्रेस बायोपिया ना, प्रेस बायोपिया और हमारे पास कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया, इनमें जो लेंसेज लगती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लगती हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम ही होता है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी इमेज जो होती है वो भी रेटिना से पीछे बनती है, तो यहाँ पे भी कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल होगा, कौन सी का, यहाँ पे भी जनाब हम किसका, कॉन्वेक्स, यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं इस तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है, ये जो एस्टिग्मेटिज्म वाले बंदे होते हैं ना, इनकी या तो कॉर्निया का सेक्शन या जो इनकी लेंस का सेक्शन होता है, इनमें से कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है। या तो कॉर्निया का सेक्शन खराब हो जाएगा, या तो लेंस का जो रीजन होगा ये खराब हो जाता है, मतलब इरेगुलरिटीज़ कोई ना कोई, मतलब इनमें दिक्कत हो जाती है। अब बोलेंगे वो दिक्कत किस वजह से आती है, कोई ना कोई बीमारी की वजह से भी आ सकती है। सो हाँ जी, या तो कॉर्निया में दिक्कत या लेंस में दिक्कत, कॉर्निया में दिक्कत या लेंस में दिक्कत। इसकी वजह से क्या होता है जी, इसकी वजह से ये होता है जो हमारे पास लाइट इंटर करती है ना आई के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे फोकस नहीं करती। वो अंदर जाने के बाद लाइट जैसे ही आई के अंदर जाती है ना, वो मल्टीपल टाइम वो आगे पीछे रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। जैसे जी ये हमारे पास लाइट है, ये लाइट जब अंदर जाती है ये आगे मतलब डिफरेंट जगह पे रिफ्लेक्ट करती है। वो एक ही जगह ना, वो 5-7 जगह, 8-10 जगह या मल्टीपल जगह क्या करती है, फोकस करने लग जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इमेज कहीं, मुझे बताओ, इमेज तो वहीं पे बनती है जहाँ पे लाइट एक जगह पे फोकस होती है। तो यहाँ पे लाइट ही फोकस नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे इमेज का मसला ये आता है कि लाइक यहाँ पे ना मल्टीपल फोकस बन जाते हैं, इसलिए उस बंदे को कोई जो भी चीज़ें वो देखना चाहेगा उसे साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। आई बात समझ जी। तो हाँ जी, ये दिक्कत होती है। अच्छा, इसकी बीमारी का इलाज क्या है जी, इस बीमारी का इलाज क्या, अच्छा पहले ये देख लें लिखा क्या है। यहाँ पे क्या होता है कि या तो जो कॉर्निया, हाँ जी बिल्कुल सही बात, ये बोल रहा कॉर्निया, या हमारे पास लेंस की जो शेप होती है ये हमारे पास क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है या ख़राब हो जाती है जी। तो इस जिसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। सही बात है जी, लाइट आँख के अंदर ना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने लग जाती है एक जगह फोकस करने के बजाय। अच्छा, उससे होता क्या है जी, आपको चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, इसे करेक्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज का आपने नाम सुना होगा। हाँ जी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल होती हैं, या तो कॉन्टैक्ट लेंसेज या टॉरिक लेंसेज, या हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल लेंसेज। तो ये लेंसेज हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, लाइक ये जो पिक्चर में है ये वाली, इस तरह की लेंसेज का हम इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं जी, ये एस्टिग्मेटिज्म वाले बंदों को ठीक करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कौन सी चीज़, नेक्स्ट आता है कैटरैक्ट। आल्दो आपका सवाल तो चाहे 3 मार्क्स का था, लेकिन कहने का मकसद है मैंने आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ही ना लाइक विद डेप्थ समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखें कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है सफ़ेद मोतिया। सफ़ेद क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आई का रीजन आपको सफ़ेद दिख रहा है जी, एग्जैक्टली इस सफ़ेद होने की वजह से इसको कहते हैं सफ़ेद मोतिया, सिंपल। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे क्या होता है, जो लेंस होती है, ये जो आँख के अंदर लेंस होती है ना, आई के अंदर जो लेंस होती है, वो लेंस ही हमारे पास क्या हो जाती है, वो मतलब ओपेक हो जाती है, क्लाउडी या धुंधली टाइप हो जाती है, कि यहाँ से ना ही तो बाहर से अंदर लाइट एंटर करती है, तो ना ही अंदर से बाहर कुछ परसीव होती है कोई चीज़।
अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये होता है जी, यहाँ पे ये जो विज़न होता है ना, विज़न हो जाता है ब्लर। तो हाँ, अच्छा मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे लेंस की दिक्कत आ रही है ना, यहाँ पे लेंस ही मतलब टोटली ख़राब हो गई है। एक ही रीज़न होता है जी, जो नेचुरल लेंस है, जो आँख की नेचुरल लेंस होती है ना, उसको निकालना, सर्जरी से उसे निकाल के नई लेंस लगा देना। आई बात समझ जी? तो ये इसका होता है जी हमारे पास क्या इलाज। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात बताऊँ, दरअसल होता क्या है कि आई की जो लेंस होती है, लेंस में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाते हैं ना, प्रोटीन्स की कुछ डिग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है? और वो क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स होते हैं, तो उनकी कुछ डिग्रेडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत क्रिएट होती है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है, तो इसके बाद हम आते हैं जी आगे किसके ऊपर, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है जी हमारे पास क्या, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। हाँ जी, तो इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं कि लाइक सिलियरी मसल की मदद से ना, जो हमारे पास क्या करते हैं, आई की जो फोकल लेंथ होती है उसे एडजस्ट करते हैं, ताकि हम पास और दूर की चीज़ें जो होती हैं वो आसानी से देख सकें। उसी प्रोसेस को, उसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं सिंपली क्या, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ लेंस और पावर ऑफ अकोमोडेशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है? पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी, ठीक है? तो इसके ये जो है पावर ऑफ अकोमोडेशन और जो पावर ऑफ लेंस है, इन दोनों चीज़ों को ना मिक्स नहीं कर देना, ठीक है? तो इसके बाद हम आगे आते हैं जी, किसके आगे, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। हाँ जी, मुझे बताएँ, यहाँ पे ना एक और पार्ट है, मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर की वैल्यू कितनी है, 1 के +1, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा मुझे बताएँ, मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब होता है जी सेम साइज़ या सेम हाइट की इमेज बनती है एज़ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 1 का मतलब ये होता है, और प्लस का मतलब ये होता है कि लाइक, प्लस का मतलब क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, उल्टी नहीं बनती। जैसे वो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा ना, कैंडल की इमेज उल्टी बनी थी, तो यहाँ पे उल्टी नहीं बनती, मतलब इरेक्ट चीज़ होती है कि लाइक सीधी चीज़ दिखना। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास स्टेट लॉज़ ऑफ किसके, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज़ क्या होते हैं? ये तो आपको आते होंगे जी। पहली बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। दूसरी बात, जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल होता है, ये सारी की सारी कहाँ पे लाई करती हैं? सेम प्लेन में, मतलब सेम रीजन में बाउंस बैक करती हैं जी। आफ्टर दैट जी हमारे पास आता है कॉन्सेप्चुअल, जो था ना, एक हेल्दी नॉर्मल जो बंदा होता है, उसके लिए नियर पॉइंट और फार पॉइंट का डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? तो मतलब वो कम से कम जो पास देख सकता है विदाउट एनी लाइक हेजिटेशन या विदाउट एनी लाइक प्रॉब्लम ना, वो होता है जी 25 सेंटीमीटर, और दूर तो इन्फिनाइट डिस्टेंस। आप खुद देखो कि लाइक, कभी आप एक काम करना, पेन को ना लाइक, या किसी कोई चीज़ को ना अपनी आँख के सामने रख के देखना, जहाँ पे आप चीज़ क्लियरली देख पाओगे ना, वही आपका आएगा नियर पॉइंट। एक लास्ट वाला पॉइंट ना, जहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, नियर पॉइंट। अच्छा, जो फार पॉइंट था वो तो मतलब आप दूर तो बहुत दूर तक देख सकते हो। अच्छा एक बात बताऊँ, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन हो जाती है। ये 25 सेंटीमीटर एक ऑन एन एवरेज मतलब जनरलाइज़ है। ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान के लिए 25 एग्ज़ैक्ट ही आंसर आए, 25 एग्ज़ैक्ट नहीं आएगा। ये इंडिविजुअल आई के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। किसी के लिए ये वैल्यूज़ लाइक 25 की जगह 30 भी हो सकती है। किसी के लिए ये वैल्यू मतलब ये 15 सेंटीमीटर भी हो सकती है। मतलब ये डिपेंड करती है ना, मतलब पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है, ठीक है जी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मतलब ये 25 एक एवरेज वैल्यू होती है ना, मतलब एग्ज़ाम्पल पूरी वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में या एग्ज़ैक्टली एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है ना, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज़ आती हैं कि लाइक, मतलब इतने लाइक 1000 लोग लिए, 1000 में से लेट्स से अगर हमारे पास क्या आ रहा है, 990 लोगों का लेट्स से हमारे पास उनका 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ रहा है, कौन सा नियर पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, हम यही समझ लेते हैं कि नहीं एवरेज यही होगा। ये एक तरह के एवरेज और जनरल वैल्यू होते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअली ये वेरी कर सकती है, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आफ्टर दैट हम आते हैं जी बात किसके ऊपर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये होता है ना बेस्ड, ये पूरा मसला वो होता है हमारे पास कौन सा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बेंडिंग ऑफ लाइट, उसके ऊपर ये सारा का सारा मसला होता है जी, दारोमदार। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ना एक खतरनाक मैंने इमेज डाली है, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए, लेट से यहाँ पे आप बैठे हुए हैं जी, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। आपको बताता हूँ, एक आपके सर के ऊपर लाइक एक स्टार है, एक स्टार आपसे थोड़ा ज़्यादा दूरी के ऊपर है, लाइक ये होराइजन पे है, होराइजन तो मतलब थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास है। जैसे ये पास होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ आप में और ये स्टार में डिस्टेंस कम, तो लाइट कम बेंड होती है। देखो यहाँ पे लाइट की कम बेंडिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, कम ट्विंकल करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जी, जितने दूर आते हैं उतनी लाइट को, हमारे पास लाइट क्या होती है, देखो ज़्यादा ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स क्या कर रही है, बेंड कर रही है। ज़्यादा जितनी लाइट बेंड होकर आपकी आंखों में पड़ेगी, उतने ज़्यादा आपको ये स्टार्स ना लाइक चमकते हुए दिखाई देंगे। क्या आपको आती है बात समझ जी? सो मुख्तसर आपको याद रखना है, हमारे पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने डेप्थ में पढ़ाया, आप अपनी बुक में रेफर कर लेना वंस अगेन। और यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टार पास होते हैं वो लेस ट्विंकल करते हैं, मतलब लेस चमकते हैं, और जो दूर होते हैं वो ज़्यादा चमकते हैं। रीज़न बीइंग दैट, जो दूर होते हैं तो उनको दूर से लाइट आने में जब तक आपकी आइज़ में पड़ती है, वो बहुत बार आगे पहले ही बेंड हो जाती है, पहले बेंड होके
इसकी वजह से ये मसला सारा क्रिएट होता है। और अगर लाइक स्टार पास होगा तो लाइट कम बेंड होगी, तो कम वो आपको ट्विंकल करते हुए दिखेंगे, मतलब कम चमकते हुए दिखेंगे। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास कौन सा जी, ये इसका एक और पार्ट है, कौन सा, हाँ जी, टंगस्टन फिलामेंट जो होते हैं ना, वो बल्ब में क्यों इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, आपने कभी घर पे देखा, एक आजकल तो एलईडी आ गए, एलईडी से पहले क्या होते थे, वो देसी बल्ब होते थे ना, येलो कलर के जो होते थे, वैसे ही एक बल्ब है जी हमारे पास ये। आप देखोगे ये बोल रहा है कि ये जो बल्ब का फिलामेंट, ये जो चीज़ जलने वाली जो चीज़ है ना, जलने वाली जो चीज़ ये बर्न आउट हो रही है, ये जो लाल कलर की जो आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है जी, ये हम टंगस्टन से क्यों बनाते हैं? तो इसका रीज़न ये होता है, सबसे पहले आपको बताते हैं जी, आप याद रखना, जो टंगस्टन होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली 3500 के आसपास होती है। ये एग्जैक्ट लिखी हुई है 34-22 डिग्री सेल्सियस। तो मसला क्या होता है, मुझे एक बात बताएं, आप मुझे बताएं, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। आप मुझे बताएं, आपने अगर देखा लाइक, अगर आप पानी को बॉयल करते हो, लेट्स से आप पानी को बॉयल कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। आप मुझे बताओ, जब 100 डिग्री पे पानी गर्म होता है, तो उसमें अगर हम हाथ लगाते हैं तो क्या कितनी हालत ख़राब हो जाती है। देखो मतलब हम वो नहीं सह सकते। तो मतलब देखो, उससे ये 100 से ये कितना गर्म होता है, ये आप समझ सकते हो। तो इस 100 से देखो मल्टीप्लाई कर लो 35, इतना टाइम ज़्यादा अगर हीट भी जनरेट होगी, तब भी ये हमारे पास मेल्ट नहीं करेगा। ये आपको बात आ रही है समझ? तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि टंगस्टन हमारे पास विथस्टैंड कर लेता है बहुत आसानी के साथ ना, ये बड़े-बड़े टेम्परेचर को सह लेता है जी। और लाइक विदाउट डैमेजिंग या विदाउट मेल्टिंग हमारे पास क्या होता है, ये लाइट को प्रोड्यूस करता है। और आपको याद रखना है, और ये ईज़िली ब्रेक भी नहीं होता और डिग्रेड भी नहीं होता। तो सीधी बात ये जी, ये यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी आप अपनी कॉपी में उतार लेना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। आपको याद रखना है, दरअसल होता ये मसला है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ना, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर क्या होता है, कि दूसरे नंबर ये होता है कि ये ना जो टंगस्टन होता है, ये सॉलिड मेटल होता है, जो कि ईज़िली ख़राब भी नहीं होता, टूटता भी नहीं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। हाँ जी, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास ना, पहले ही से हम थोड़ा लंबे तरीके से सॉल्व करेंगे विद डिटेल्ड वाइज़। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसे ना एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो लाइक आपको इसके साथ जो जुड़ी हुई ट्रिक वगैरह वो भी आनी चाहिए। अमूमन ये बच्चों को पता नहीं होती है, तो चलो आपको बता देंगे जी। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, लाइक यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, देखते हैं। कहानी ये चल रही है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जी, ठीक है जी, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये प्रोड्यूस करता है पावर कितनी, ये पावर प्रोड्यूस करता है 100 वाट, ये पावर प्रोड्यूस करता है जब इसे कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के साथ, जिस बैटरी की वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, वी की वैल्यू होती है जी 220 वोल्ट पे, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि जब सेम बल्ब को जब आप क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे तो सेम लिखा नहीं, बट हाँ ये सेम की ही बात कर रहा है, मैं समझ गया हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे जी हमारे पास ऐसा है कि जब ये सेम बल्ब हमारे पास, जब हम इसको कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, जब हम इसे सेम बल्ब को 110 वोल्ट की बैटरी के साथ लगाते हैं ना, तो पावर की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करके बतानी है। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ जी, देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है। गिवन इन्फॉर्मेशन ये है हमारे पास कि पावर की वैल्यू कितनी है। पावर की वैल्यू आ गई 100, पावर की वैल्यू आ गई 100 वाट, जब हम इसे कनेक्ट करते हैं 220 वोल्टेज की बैटरी के साथ, ठीक है जी। अब हमें फाइंड क्या करना है, कि फाइंड पावर की वैल्यू करनी है जब हम इसे कनेक्ट करते हैं 110 के साथ। मतलब देखो, ये पावर जो है, पावर को जब हम घटाते हैं तो हमारे पास वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो ये घटाई हुई है था, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वैल्यू 220 है, ये 110 है, तो ये पावर सॉरी वोल्टेज की वैल्यू को जब हम घटाते हैं तो पावर पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जी, अगर आपको याद हो तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है, पावर होता है इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पे अगर हम पहले सिनेरियो की बात करें, केस नंबर 1 की बात करें, देखिए इस सिनेरियो में जो पहले इन्फॉर्मेशन गिवन थी ये वाली, इसमें देखो हमारे पास पावर की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है, 100 वाट। और उसके के बाद हमारे पास जी यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है, कितनी, 220 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, जब आप ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे डालोगे इस फॉर्मूला में, तो क्या आपको लगता है आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, आ जाएगी। तो ये आनी भी चाहिए। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ना कहानी आगे चलती इस तरीके से है, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये बल्ब तो सेम है, सेम बल्ब की कहानी की बात बोल रहा है। तो मुझे बताएं, लाइक हमारे पास ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से आएगी ना, इस फॉर्मूले से। ये जब हम वैल्यूज़ डालेंगे यहाँ पे, 100 यहाँ पे डालेंगे पी की जगह, और वोल्टेज की जगह 220 डालेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ आएगी, लेट्स से एक्स, एक्स फॉर्म कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है जी। अब मुझे बताएं, हमारे पास अगेन मुझे बताएं, हमने फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड करना है जी, पावर की वैल्यू तो फाइंड करनी है दूसरे सिनेरियो में, लेटर बाद में। लेकिन उस समय हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 110। तो मुझे बताएं पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है जी हमारे पास पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। क्या ये बात सही है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमारे पास बल्ब सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आप डालेंगे।
और ये जो हमारे पास क्या आता है, ये वोल्टेज की वैल्यू जो आपको उसने बोली है 110, उस पे जब ये वैल्यू जब ये डालेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास जो पावर की न्यू वैल्यू वो भी आ जाएगी। तो कहानी कुछ इस तरह से चलती है यहाँ पे ना इसके आगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो जी, पावर की वैल्यू 100 डाली, उसके बाद वोल्टेज की वैल्यू जो इनिशियल थी हमारे पास 220 डाली, तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई। रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आप अगर जब सॉल्व करोगे देखना, तो आपके पास आती है 484 ओम आएगी। अच्छा, ये आपके पास है रेजिस्टेंस की वैल्यू ना। अब मुझे पता है आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आगे कितनी 484। अब मुझे पता है हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू उसने बताई है 110। अब मुझे पता है पावर की वैल्यू तो अगेन हमारे पास आराम से आएगी V²/R। तो यही तो हमने करना है। तो इसी चीज़ को हम आगे किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप ना, थोड़ा तरतीब वाइज आप देखना यहाँ पे। फाइनली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जी हमारे पास क्या है, जो पावर ऑफ सेम बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट कितनी वोल्टेज जी हमारे पास, वोल्टेज की वैल्यू आ गई 110 पे। ठीक है जी। तो देखें जी, वोल्टेज की वैल्यू उसने दूसरे सिनेरियो में दी है कितनी, 110। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की है 484। पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगेन हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे पावर का, इक्वल टू V²/R। पावर इक्वल टू V²/R। तो मुझे बताएं जी यहाँ पे जी V की वैल्यू आप डालें यहाँ से ये वाली, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो ऊपर आपने फाइंड आउट किया वो आप यहाँ पे डालें। तो जब आप ये डाल के वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जनाब अली आंसर आ जाएगा। आप देखिए जी, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 110 डिवाइड बाई 484। ऐसे 484 को दोबारा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो ना, 22 × 22 मल्टीप्लाई करके। तो ये जब आप इसे करेंगे तो लाइक ये क्या नाम है, इसे फर्दर सॉल्व करना, 1 ये 2 1 और ये 2, तो 100/4 इक्वल टू होता है 25 वाट्स। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे जो न्यू पावर की वैल्यू है वो 25 वाट आई। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इस कहानी का मतलब क्या है, मतलब आपको समझाते हैं। मतलब ये है यहाँ पे अगर आप देखें, पहले वैल्यू थी पी की पावर कितनी थी 100, अब पावर की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये P1 और ये P2। इसका मतलब जब पहले बल्ब हमारे पास क्या था, पावर की अगर जब वैल्यू ज़्यादा होती है तो बल्ब हमारे पास कैसा ग्लो करता है, लाइक ब्राइटर। यहाँ पे जो बल्ब था पहले पहले हमारे पास बल्ब ना थोड़ा ब्राइटर ग्लो कर रहा होगा, बाद में ये पावर की वैल्यू कम, तो मतलब बल्ब जो है ये थोड़ा डिमर होगा। डिमर डिमर। अच्छा, ये तो था हमारे पास ना एक लंबा मेथड, लाइक पूरा लॉन्ग, लाइक डिटेल एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसके बाद जी इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक आप याद रखें, हमारे पास क्या होता है जी, जब हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आधी होती है, आप याद रखना इस तरह से, जब वोल्टेज की वैल्यू जब हमारे पास क्या होती है आधी, तो पावर की वैल्यू 1/4 हो जाती है। ये ट्रिक है जी, बिल्कुल हाँ जी, इतनी ही है, बिल्कुल हाँ जी हाँ जी, बस इतनी ही है बस, इसको याद रखना। जब वोल्टेज की वैल्यू आधी होती है, जब वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जब वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास आधी होती है तो पावर की वैल्यू 1/4 हो जाती है। देखो, वोल्टेज की वैल्यू पहले कितनी थी 220, तो बाद में कितनी होगी थी 110, तो ये होगी थी हाफ, तो पावर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/4 का मतलब क्या आएगा, ये इनिशियल थी जी हमारे पास कितनी, ये इनिशियल थी 100 का 1/4 क्या आता है, 100 को अगर आप 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 25। तो ये इसका आ गया जी आंसर। कहने का मकसद है, आप अगर लाइक इस सवाल को ना कहने का अगर आप नहीं करना चाहते लंबे तरीके से, तो आप याद रखें जब हमारे पास क्या होता है वोल्टेज, जब वोल्टेज हाफ होती है, जब वोल्टेज की वैल्यू हाफ होती है तो पावर की वैल्यू 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ये ना दो तरह से आपको इस सवाल मैंने करवाना सिखा दिया है, और ये जो ट्रिक है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, दरअसल ये पता ही नहीं होता। अगर ये सवाल हो गया तो हम आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट वी कैन मूव। अच्छा, मुझे पता है हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव आता है जी, हाँ जी, ये क्या है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काज बाय द एक्शन ऑफ, किसकी वजह से, ये होता है जी सिलियरी मसल ना, इसकी वजह से होता है ये सिलियरी मसल्स, और इस मैकेनिज्म को कहते हैं वो क्या नाम है, पावर ऑफ एकोमोडेशन या प्रोसेस को। हाँ जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पता कौन सा, एक मिनट, हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली सेम है, ऐसा हमने क्वेश्चन किया एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर 1 उसकी तरह से है जी। ये एग्जैक्टली ये बोल रहा है कि हमारे पास, आप बताएं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, लाइक ये जो कैंडल थी आपने कहाँ पे रखेंगे, सो दैट हमारे पास क्या है, इमेज और कैंडल का साइज़, इन दोनों का साइज़ ना बिल्कुल सेम बने। ठीक है जी। तो वो होता है हमारे पास क्या, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, 2 टाइम्स फोकल लेंथ। ठीक है, 2 टाइम्स फोकल लेंथ। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जी हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 का ही पार्ट नंबर 4 था जी। वाह 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 वाह, वी गॉट इलॉन मस्क एंड वी गॉट कौन, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये आपके स्वागत के लिए आए। ये बोल रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। अच्छा, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक हमारे पास स्फेरिकल मिरर है जी, और एक स्फेरिकल लेंस है, और फोकल लेंथ की वैल्यू एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -15 सेंटीमीटर ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर। ठीक है जी।
और हमें फाइंड क्या करना है, हमें बताना है कि ये मिरर और लेंस क्या है, ये कौन से नेचर के हैं जी, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स हैं, कौन कॉनकेव है, कौन कॉन्वेक्स है, ये बताना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए आपके स्वागत के लिए खतरनाक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जस्ट चेक द साइन ऑफ फोकल लेंथ वैल्यू। फोकल लेंथ वैल्यू के साइन, यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी थी, -15। आपको यहाँ पे नंबर को नहीं याद रखना, नंबर जैसे -15 मीटर, हाँ जी हाँ जी, -15 मीटर। आपको यहाँ पे साइन के ऊपर गौर करनी है कि साइन क्या है। आप याद रखना, अगर हमारे पास फोकल लेंथ का साइन पॉजिटिव आएगा तो आंसर हमारे पास चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों का आंसर आएगा कन्वेक्स, ठीक है। और अगर फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, जैसे यहाँ पे है जी नेगेटिव, तो चाहे हमारे पास मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों हमारे पास क्या आएंगे, कॉनकेव नेचर के आएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, बोथ कॉन्वेक्स तो बिल्कुल नहीं आएगा जी, क्योंकि ये फोकल लेंथ नेगेटिव है। अच्छा, मिरर इज हमारे पास क्या, मिरर इज व्हाट, मिरर इज कनकेव, हाँ मिरर तो ठीक है। लेंस इज कॉन्वेक्स, ये भी गलत हो गया यहाँ पे मिरर इज कॉन्वेक्स, ये गलत, लेंस इज कनकेव, ये भी ठीक। सो अब अगर फाइनली देखें तो इसका आंसर आता है हमारे पास कौन सा, ये वाला जी, बोथ कनकेव। ये तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी समझ गए हो। सो इस तरह का क्वेश्चन अगली बार गलत नहीं करना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, और मेरे ख्याल से ये जो आपको शॉर्ट ट्रिक दिया ना, लाइक ये बड़ी आसान थी मेरे ख्याल से, इससे आपके सवाल आसानी से निकल जाएंगे जी। अब हम आगे आते हैं हमारे पास किसके ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है जी। सो केमिस्ट्री के सेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है किन चीज़ों को जी, इथनॉल और इथनोइक एसिड को, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर, ठीक है जी। हमारे पास सबसे पहली बात जो इथनोइक एसिड होता है, देखें ये जो इथनोइक एसिड जो होता है ना, इथनोइक एसिड इथनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है जी, इसी का नाम होता है हमारे पास क्या, एसिटिक एसिड। अच्छा, आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, उसके लिए चिंता नहीं आप करना जी, ठीक है जी। और इथनॉल होता है जी हमारे पास, हाँ आप एक बात याद रखना, इथनॉल जो जो कंजम्पशन, जो शराब पीते हैं उसका नाम भी इथनॉल होता है, लेकिन लैब में जो इथनॉल होता है और जो शराब पीते हैं, इन दोनों में बड़ा खासा अच्छा खासा डिफरेंस होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना। इसके आगे जी हमारे पास, हाँ जी, ये आप देख लेना, इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप 1 बाय 1 करके इन्हें डिस्कस कर लेना और देख लेना, ठीक है जी। जो अगर आपको आपके नोट्स में नहीं दिखेंगी, प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद हम आते हैं, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या था कि डिफरेंशिएट करना है मेटल और नॉन मेटल्स को। यहाँ पे बोला है सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस के ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के को भी डिस्कस करेंगे और दूसरा किसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। पहली बात जी, मेटल क्या होते हैं। मेटल होता है जी सोना, चांदी, तांबा, जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे ये गोल्ड आएगा, प्लेटिनम आता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं, जैसे हाँ सोडियम भी मेटल ही होता है, ठीक है, मैग्नीशियम भी मेटल होता है, तो ये आयरन मेटल आता है, कॉपर मेटल आता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मेटल आती हैं। और नॉन मेटल में क्या आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इमेज मैंने रखी हुई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट हमारे पास, ये भी नॉन मेटल होता है। जो आपकी पेंसिल्स में होता है ना, पेंसिल्स में ग्रेफाइट होता है ना, ये ग्रेफाइट की लेड होती है, ठीक है जी। और हमारे पास डायमंड, हाँ ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी नॉन मेटल होता है। और ये दोनों के दोनों कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं। और कार्बन क्या होता है, कार्बन खुद नॉन मेटल होता है। क्या बात है, ये समझ। अच्छा देखें जी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई हमारे पास मेटल और नॉन मेटल्स की। आप चाहें तो आप इसे बीच में पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ये आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी। अच्छा, जब या तो आपसे नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, आप लिख सकते हो। इसके आगे हमारे पास इसकी आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, उसने बोला था केमिकल प्रॉपर्टीज़, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी यहाँ पे मेंशन की हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें भी आप देख लेना, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो आपने देख ही ली थी, ठीक है जी। तो इसके आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, हाँ जी सीधी बात। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 2 केमिस्ट्री में ही ना, सेक्शन बी। हाँ जी, तो यहाँ पे है डिफाइन करना है इनमें से किसी दो को। ये बोला किसी दो को डिफाइन करो, हम तीनों को डिफाइन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, मिनरल क्या होता है, मिनरल आपको याद रखना जी। मिनरल हमारे पास क्या होता है, एक तरह का मिनरल एक तरह का नेचुरली नेचुरली अकरिंग नेचुरली अकरिंग सबस्टांस होता है जी, जो ज़मीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, आपको याद रखना है, एक नेचुरली अकरिंग सबस्टांस होता है, इनऑर्गेनिक सबस्टांस होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, ज़मीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग, ठीक है जी। अच्छा, आपको याद रखना है, ये इस तरह से होते हैं। अच्छा, मिनरल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लाइक एग्जांपल कॉपर का मिनरल, आयरन का, या XYZ कुछ भी हो सकता है ना, लाइक। इसके आगे हम बात करें ओर की। अच्छा, आपको एक बात याद रखनी है, हमारे पास जो ये ओर होते हैं ना, ओर भी एक तरह के स्पेशल टाइप के मिनरल होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, आप कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको अगेन स्क्रैच से समझाता हूँ जी। जो हमारे पास और होते हैं ना, और भी जो होते हैं एग्जैक्टली, ये और भी एक तरह के मिनरल ही होते हैं। ये मैं एरो लगा रहा हूँ, और भी एक तरह के मिनरल होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि जो और होते हैं ना एग्जैक्टली, और जो होते हैं एग्जैक्टली वो कंटेन करते हैं वैल्यूएबल मेटल्स या नॉन मेटल्स। कहने का मकसद ही, जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे
कार्बन का अगर आपको कोई और मिलेगा, या जैसे मेटल की अगर बात करें, आयरन की बात करें, या जैसे गोल्ड की बात करें, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये काम की चीज़ें होती हैं ना। तो कहने का मकसद, अगर आपको ऐसा मिनरल मिल रहा है जिसमें काम की चीज़ कोई प्रेजेंट है, दैट काम की चीज़ वाला जो मिनरल आएगा ना, उसी को हम कहते हैं हमारे पास ओर। ठीक है जी। तो अच्छा देखो, ये जो है ना, ये ओर किसका है, ये ओर जो है, ये जो मेंशन है, ये हमारे पास कॉपर का ओर है। ठीक है जी, ये कॉपर का ओर है। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना है, हमारे पास यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं करना, सारे के सारे जो ओर्स होते हैं उनको हम मिनरल तो कहते हैं, लेकिन जो सारे के सारे मिनरल होते हैं वो ओर नहीं होते हैं। ये कन्फ्यूजन नहीं करना हो, यहाँ पे याद रखना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड टर्म आती है, इसका नाम है जी गैंग्यू या गैंग, जो मर्जी पढ़ना चाहें, जो आप पढ़ना चाहें पढ़ लें। ठीक है जी। तो गैंग्यू या गैंग क्या होता है, मैं एक बात बताता हूँ। आप सीधा यहाँ पे डायग्राम पे, या चाहे मिनरल हो चाहे ओर हो, ये आते कहाँ से, ज़मीन से आते हैं जी। ये आते हैं हमारे पास ज़मीन से। अच्छा, मुझे बताएं, ज़मीन से आता है तो इसके साथ, इनके साथ क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ एडिड होती है ना, कुछ डस्ट होगी, डर्ट होगी, कुछ अनवांटेड चीज़ें होती हैं, फजूल की चीज़ें एडिड होती हैं इनके साथ ना। वो जो फजूल का सामान इनके साथ एडिड होता है, दैट फजूल के सामान इज़ कॉल्ड एज, उसको हम गैंग्यू या गैंग, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा है, सिंस बोथ मिनरल एंड ओर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, द अनवांटेड मटेरियल दैट इज अटैच विद देम इन द फॉर्म ऑफ डस्ट एंड डेब्रिज इज कॉल्ड एज गैंग्यू पार्टिकल। ठीक है, या गैंग पार्टिकल, जो भी आपको पढ़ना जिसका नाम। सर आप क्या पढ़ते हो, मैं इन्हू गैंग पढ़ता, तो अनु जो पढ़ना है तुम पढ़ लो। ठीक है जी। तो इसके आगे, हाँ पढ़ो सही। अच्छा, इसके आगे आप देखें हमारे पास क्या, ड्रा द, इसमें से किसी तीन के स्ट्रक्चर को हमको ड्रा करना है। इथनोइक एसिड क्या होता है, इथनोइक एसिड होता है जी हमारे पास एसिटिक एसिड, उसका ये स्ट्रक्चर आ गया, ये इसका आ गया जनाब अली स्ट्रक्चर, और ये इसका आ गया फार्मूला। ठीक है। आगे ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर भी आ गया, और ये इसका आ गया फार्मूला भी। ठीक है। उसके आगे हमारे पास होता है हेक्सेनल, हेक्सेनल का देखें, हेक्सेनल में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ये आ गया इसका स्ट्रक्चर, और ये इसका आ गया फार्मूला। आगे गया क्लोरोप्रोपीन, मुझे लगता है यहाँ पे शायद आप लोगों से गलती होगी, यहाँ पे प्रोपेन या प्रोपीन है, क्लोरोप्रोपीन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का आपको ध्यान रखना था यहाँ पे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और ये इसका स्ट्रक्चर, और ये इसका फार्मूला। ठीक है जी। नेक्स्ट वी कैन मूव, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। अच्छा हाँ जी, ये हाइड्रोजनेशन ना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, पता ही नहीं होता कि क्या मसला है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ये मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा देता हूँ। आप ना इस लेक्चर को एक तरह से समझ सकते हो, ये आपके लिए एक रिवीजन क्लास ही है। ठीक है। मतलब मोर और लेस क्वेश्चन से ज़्यादा तो मैंने कॉन्सेप्ट ही आपको पूरे डिस्कस कर दिया ना यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। हाँ जी, तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन का मसला क्या होता है, हाइड्रोजनेशन का सिंपल मतलब ये होता है जी, जो अनसैचुरेटेड, एग्जैक्टली जैसे हमारे पास ये अल्कीन है ना, यहाँ पे तो अल्कीन है, अल्काइन भी हो सकता है, मतलब सारे के सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और सबको लाइक सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में बना देना। आई बात समझिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम करते क्या है, हाइड्रोजनेशन। अच्छा, हाइड्रोजनेशन वर्ड ही दिख रहा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन में आपको इतना वर्ड तो दिखना चाहिए, ये इतना जो मैं गोल कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जी हम हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं, किस में जी, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड वाले, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनमें हम ऐड करते हैं, ताकि उन्हें हम क्या करें, सैचुरेटेड बना सकें, मतलब उन्हें हम सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में ला सकें। ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक अल्कीन्स एंड अल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट लगते हैं जी, निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। टू मेक देम सैचुरेटेड, तो ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि अनसैचुरेटेड चीज़ों को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। सर बोले, आप बोलेंगे सर ये तो डेफिनेशन तो बता दी, लेकिन अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ा तो आपको एक एग्जांपल देते हैं धमाकेदार, जो आपके सारे यहाँ पे जितने भी कन्फ्यूजन है क्लियर करेगी। ठीक है जी। आपने ये तो देखा होगा किताबों में, आपने देखा ही होगा, आपको शायद समझ नहीं आया होगा, आज आपको ये समझा भी देते हैं जी। ये हमारे पास हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स कौन से, जो घर पे आपके जो तेल होता है ना, लाइक जिससे आप खाना बनाते हो, ठीक है, उस तेल की अगर बात करें, उसमें जब हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हो, ठीक है जी, लाइक आपके घर पे खाने का कोई भी तेल है जी, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, मतलब ऑलिव ऑयल हो सकता है, या कुछ भी XYZ, जो भी आपके पास कुकिंग ऑयल है, ठीक है, उस कुकिंग ऑयल में लाइक आप क्या करते हो, हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इनमें से कोई ना कोई लग जाएगा। ठीक है जी। और इनसे आपके पास बनता क्या, वनस्पति घी। वेजिटेबल ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से आपके पास क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है जी। आपको याद रखना यहाँ पे होता क्या है, ये जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं इनमें होते हैं डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन गैस को जब हम ऐड करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस करती क्या है, देखना यहाँ पे, लाइक एग्जांपल जैसे ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड, और जब हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हो ना, ये हाइड्रोजन गैस करती क्या है, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ देती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ये देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन गैस जो है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम होते हैं,
ये एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे जुड़ जाता है। आई बात समझिए, इन द सेम वे। और ये होता क्या, अगर आप फाइनली देखोगे तो हमारे पास ये जो देखो कार्बन के पास तो सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गया ना, तो मकसद यही था कि हमारे पास कार्बन के पास क्या आना चाहिए, सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, वो तो आगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे यहाँ पे होता क्या है, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं इनमें जब हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वनस्पति घी बनता है जो कंटेन करता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, एक बात बताऊँ, सीधी बात याद रखना कि हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, ये सेहत के लिए फिर भी थोड़े बहुत ठीक होते हैं, जो वनस्पति घी। अच्छा, ये फन फैक्ट जी, फन फैक्ट को छोड़ो, कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूँ पूरा। दरअसल मसला ये होता है, ये जो वनस्पति घी है ना, ये कोई असल में घी नहीं होता, ये कोई असल में घी नहीं होता। अरे मेरी बात समझना, ये कोई घी नहीं होता जो आपको एनिमल बेस से आए। घी तो वही होता है ना, हमारा आज दिन तक जो हमने पढ़ा है, जो हमें घर वालों ने सिखाया है, जो हमें पता है, वो तो वही होता है कि जो घी हमारे पास सर वही होता है जो लाइक मतलब दूध में से बनता है। पहले दूध में से बटर बनेगा, बटर में से हम क्या करेंगे जी, घी बनाएंगे। बट यहाँ पे जो घी लिखा हुआ है ना एग्जैक्टली, ये कहाँ से आ रहा है, ये वेजिटेबल से आ रहा है। ये कोई असल में घी नहीं होता, ये झूठ मूठ का घी होता है। आप बोलेंगे सर फिर होता क्या है, इसका नाम देसी नाम होता है जी डालडा। डालडा का आपने नाम सुना है, डालडा, DALDA, डालडा, हाँ जी। ये जो डालडा होता है उसी को कहते हैं वनस्पति घी। आई बात समझ। ये प्लांट बेस्ड होता है, ठीक है, तो ये कोई असल का घी नहीं होता है, झूठ मूठ का घी होता है। ये सेहत के लिए ख़राब होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। ये आपको मोटापा काज कर सकता है, हार्ट की डिजीज़ काज कर सकता है। उसके अलावा जी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है। सो डालडे को कंज्यूम करना अवॉइड कीजिए जी। हाँ, डालडे की बनिस्बत तेल को खा सकते हैं, तेल को तो आप कंज्यूम कर सकते हो, बट कहने का मकसद है ऐसी ऑयली चीज़ों को अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि ये ना हार्ट में ही फाइनली दिक्कत क्रिएट करते हैं जी, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं इसका सेकंड पार्ट क्या था, हमारे पास सेकंड पार्ट था एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और क्या बोला इसने, 2 एग्जांपल दीजिए, ठीक है जी। अब देखते हैं जी, इसने 2 एग्जांपल बोला, हम ज़्यादा एग्जांपल देंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, बनाते क्या, साल्ट और वाटर, ठीक है जी। आपको याद रखना उसने 2 नाम बोले थे, हम देखते हैं हमने कितने लिखे। एक आगे जी हमारे पास एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक होता है, इसका स्पेशल नाम होता है अल्मीना। अच्छा जी, उसके आगे हमारे पास जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, उसके अलावा हमारे पास कौन सा, टिन ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास आते हैं सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर आपको जो नए दिख रहे हैं वो अपनी नोटबुक में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पे तो उसने इतना बेसिक ही बोला था, रिएक्शन बता देता हूँ कि लाइक कैसे ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। इनमें से हम डिस्कस करते हैं एक इसको और एक इसको कर देते हैं, ठीक है जी। किसको, एल्युमिनियम के ऑक्साइड को, और दूसरा किसको, टिन के ऑक्साइड को। देखो जब एल्युमिनियम का ऑक्साइड, अच्छा हाँ, ये जो रिएक्शंस लिखी हैं ये बैलेंस्ड हैं सारी की सारी, ठीक है। जब एल्युमिनियम का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड हमारे पास यहाँ पे कौन है, एसिड है जी हमारे पास यहाँ पे HCl, इसके साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है हमारे पास क्या, अल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये होता है साल्ट और ये होता है वाटर। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो खुद ये बेस की तरह एक्ट करता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। सिमिलरली जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो खुद एक्ट करता है एसिड की तरह। तो हमारे पास ये बनाता है सोडियम और अल्युमिनियम का एक साल्ट, और साथ में बनता है वाटर। इसके अलावा अगर हम टिन की बात करें तो टिन जब हमारे पास एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो टिन का जो ऑक्साइड होता है ये खुद एक्ट करता है किसकी तरह, बेस की तरह, तभी तो एसिड के साथ रिएक्ट कर पाएगा ना। और ये बनाता है हमारे पास टिन का एक साल्ट, और हमारे पास वाटर बनता है जी। और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब ये हमारे पास टिन का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो खुद ये कैसा एक्ट करता है, खुद ये एक्ट करता है एसिड की तरह। तो हमारे पास बनाता है जी किसका, सोडियम और टिन का एक साल्ट बनाता है, और साथ में बनाता है वाटर। तो दरअसल मैं एक बात बताऊँ आपको, याद रखना है हमारे पास पता क्या होता है, जो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं ना, ये जो रिएक्शंस करते हैं, ये जो हमारे पास क्या करते हैं, ये जो रिएक्शंस करते हैं ना, वो रिएक्शंस हमारे पास मेन क्या होती हैं, वो होती हैं एक हिसाब से मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, वो होती हैं एसिड बेस रिएक्शन, वो होती हैं एसिड, वो होती हैं एसिड बेस, वो होती हैं एसिड बेस रिएक्शंस, ठीक है। वो एसिड बेस रिएक्शंस ही होती हैं। आप इस चीज़ को याद रखें जी। हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब भी आएगा, वो जब भी रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन जो भी उस समय होगी वो हमारे पास कौन सी होती है, एसिड बेस रिएक्शन ना। अच्छा हाँ, आप बोलेंगे सर ये क्या है यहाँ पे, ये जो है ना, ये हमारे पास ये है जी अल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 ऑक्साइड, ठीक है जी। ये उसकी पिक्चर होगी, आई बात समझ जी, होगी नहीं, ये उसी की पिक्चर है, आई बात समझ। चलें जी इसके आगे नेक्स्ट वी कैन मूव। हाँ जी, यहाँ पे इसने बोला कि गिव 2 रीज़न, इसने बोला कि 2 रीज़न बताए, हम 2 से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। उसने बोला कि आपके घर के ऊपर जो टंकियाँ होती हैं, लाइक एग्जांपल प्लास्टिक की टंकियों की बात नहीं कर रहे, जो पानी गर्म करने वाली जो टैंक्स आते हैं ना, वो कॉपर से क्यों बनाते हैं, क्या नाम है, स्टील से क्यों नहीं बनाते, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात ये जो होते हैं, ये हमारे पास आ गई है कि कॉपर बेस्ड, और ये आगे हमारे पास कौन सा, स्टील बेस्ड ना। एक में कलर दूसरा चूज़ कर लेते हैं, ये आगे कौन सा, कॉपर बेस्ड, और दूसरा कौन सा आता है जी, दूसरा आता है जी हमारे पास कौन सा, स्टील बेस्ड। दूसरा आता है जी हमारे पास कौन सा, स्टील बेस्ड, ठीक है, स्टील बेस्ड जो वाटर टैंक्स आते हैं, जो पानी को गर्म करने के लिए छतों के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक बात बताएं, आप बोलेंगे सर ये तो स्टील का दिख रहा है, ये तो स्टील का दिख रहा है, लेकिन सर
ये तो आप बोलेंगे सर ये तो स्टील का दिख रहा है, लेकिन सर ये कॉपर का नहीं दिख रहा। आप बोलेंगे सर ये कॉपर का नहीं दिख रहा। अरे यार कल के दुश्मनों, यहाँ पे जो कॉपर होता है लाइक ये इसके बाहर इंसुलेशन होती है ना, इस इंसुलेशन के अंदर ये जो बाहर वाली तरफ जो इंसुलेशन है, इस इंसुलेशन ये जो ड्रम की इंसुलेशन है इसके अंदर कॉपर का वो सिलेंडर टाइप होता है जिसके अंदर पानी गर्म होता है, वो इसके अंदर होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है हमारे पास मसला क्या होता है कि हम क्यों स्टील को प्रेफर नहीं करते, क्यों हम लाइक कॉपर के जो वाटर टैंक इसको प्रेफर करते हैं और स्टील को प्रेफर नहीं करते। इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली बात कि जो स्टील होता है ये पानी को बहुत आराम आराम से गर्म करता है, मतलब बहुत टाइम लगा लेता है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। और कॉपर को इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे पास बड़ी एफिशिएंटली और बहुत तेज़ी के साथ पानी को गर्म करता है। पहला रीज़न आ गया ये। उसने बोला था आपको कितने रीज़न देने, 2 जी, हम देखते हैं हम कितने पढ़ते हैं। दूसरा बात कि जो हमारे पास होता है ना, क्या नाम है इसका, स्टील होता है, स्टील बड़े जल्दी हमारे पास क्या होता है, करोड हो जाता है। जो स्टील हमारे पास होता है, जो हमारे पास ये जो स्टील है जी हमारे पास कहाँ पे, ये जो स्टील है ना, ये जो स्टील का जो टैंकी आएगी जो पानी गर्म करने वाली, ये जल्दी हमारे पास इसमें करोजन हो जाती है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो कॉपर होता है, कॉपर में भी होती है लेकिन कॉपर में कम होती है। कहने का मकसद विद रिस्पेक्ट टू अगर हम स्टील देखें ना तो स्टील बड़े जल्दी करोड हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम स्टील के टैंक को अवॉइड करते हैं। थर्ड जी, जो ये स्टील की बात होती है, ये करोजन इसमें जल्दी हो जाती है, तो करोजन हो जाती है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ भी बड़े आसानी से हो जाती है। एंटी माइक्रोबियल नेचर में क्या होता है कि लाइक इसमें बैक्टीरियाज बड़े आसानी से ग्रो कर जाते हैं, किसमें, स्टील के टैंक में। या स्टील की जो टैंकी है जी आपके पास पानी गर्म करने वाली, इसमें क्या होता है, इसमें जी बैक्टीरियाज इजीली ग्रो करते हैं, और बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं तो बैक्टीरियाज फिर क्या बीमारी को दावत तो देते ही देते हैं। आई बात समझिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जी ये करोड ही नहीं होगा, यहाँ पे क्रोजन ही नहीं होगा, तो लाइक बैक्टीरियाज का तो मसला ही नहीं आएगा यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास क्या था, ड्यूरेबिलिटी की बात करें। अब मुझे बताएं जी, यहाँ पे करोजन इसमें करोजन आसानी से होती है, जल्दी से करोड होता है, तो सीधी बात है लाइक ये ड्यूरेबल लेस ही होगा, तो इसलिए इसे ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। किसको, ये लेस ड्यूरेबल होता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। किसको, स्टील वाली टैंकी को, तभी हम इसको अवॉइड करते हैं। और अगर हम बात करें जी किसकी, कॉपर की टैंकी को, तो जो कॉपर का जो टैंक होता है लाइक ये मोर ड्यूरेबल होता है क्योंकि कोरोजन ही नहीं होता। आई बात समझिए, तो इसे इसमें लेस मेंटेनेंस होती है। अच्छा एक बात बताओ, मसला पता क्या होता है, सारा मसला आता है पैसों का जी। ये आते हैं सस्ते, ये जो होता है ये इनका ये होता है, ये होते हैं चीप, और ये क्या होता है, ये होता है कॉस्टली। आई बात समझ, क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा ना लाइक कॉपर के, तभी तो कॉस्टली आता है कॉपर के टैंक्स में। फाइनली बात एस्थेटिक लुक। अच्छा एक देखेंगे, ये स्टील के बड़े भद्दे से दिखते हैं, मतलब ऐसे ना कुछ अच्छे नहीं दिखते ये जो इसके टैंक्स आते हैं पानी के। लेकिन ये देखो ये ना गोल तरह से सिलेंडर टाइप दिखते हैं, ऐसा लगता है घर के ऊपर शायद कुछ वो, मतलब कुछ मोबाइलों के वो नहीं होता टावर के, कुछ एंटीनास के कुछ आते हैं सिस्टम, कुछ वैसे लगाए हुए हैं, तो ये दिखने में भी थोड़े अच्छे दिखते हैं, ये दिखने में भी भद्दे दिखते हैं जी। आई बात समझ। तो ये सारी की सारी कहानी थी। दरअसल उसने बोला कि 2 रीज़न बताएं, ये 2 की जगह हमने जनाब 4-5 जो डिस्कस किए हैं आप देख लें, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो भी मैंने पॉइंट डिस्कस किए ना आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। दरअसल आप ये समझ सकते हैं ये एक सबसे खतरनाक क्लास है। अगर आपने अभी तक देखा या देख रहे हो तो आपको समझ आई होगी कि हमने कितने अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। ठीक है जी, अब इसके आगे हम आते हैं जी हमारे पास गिव अ टेस्ट। इसने बोला एक टेस्ट दीजिए जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ मक्खन को और किसको, कुकिंग ऑयल को। मक्खन का मतलब होता है बटर को और कुकिंग ऑयल को। हाँ जी, उसने एक बोला, हम देखते हैं कितने टेस्ट, उसने एक टेस्ट बोला, हम एक से ज़्यादा टेस्ट करेंगे डिफ्रेंशिएट। अच्छा मुझे बताएं जी, यहाँ पे ये आ गया जी बटर हमारे पास, ये आ गया जी हमारे पास बटर, और ये क्या आ गया, ये आ गया जी कुकिंग ऑयल, ये आ गया जी हमारे पास क्या, कुकिंग ऑयल। अच्छा मुझे बताएं जी, यहाँ पे सबसे पहला इसमें जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट यही होता है जो हमें विजिबल होता है, सॉलिडिफिकेशन टेस्ट। आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, आपको पता है जी हमारे पास जो बटर होता है ना, बटर बटर हमारे पास क्या था, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये सॉलिड होता है। लेकिन अगर हम बात करें तेल की, जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं जी, लिक्विड होते हैं, ये लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दूसरे नंबर अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें, अब मुझे बताएं यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे जो वाटर कंटेंट की बात करें तो वाटर कंटेंट हमारे पास क्या होता है, तेल में होता ही नहीं है। तेल में वाटर कंटेंट होता है ज़ीरो, मतलब कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। अब बोलेंगे सर वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आपने कभी अगर घर पे एग्जांपल के तौर पे कुछ खाना बना रहे हो, तो अगर आपने लेट्स से कोई एक फ्राई पैन रखा हुआ है, इसमें जब आप तेल डालते हो, जब आप इसे गर्म करते हो, तो देखो लाइक कहने का मकसद है ये तेल गर्म तो हो जाता है, लेकिन इसमें से कुछ छींटे खुद ब खुद बाहर नहीं आते। छींटे इसमें से तभी बाहर आते हैं तेल के जब आप बाहर से इसमें पानी ऐड करते हो। जब आप इसमें बाहर से पानी ऐड करोगे तभी इसमें से लाइक क्या होगा, यहाँ से छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे जी। लेकिन मुझे बताओ खुद ब खुद लाइक अगर आपने बाहर से को पानी इसमें तेल में डाला नहीं, तेल आप गर्म कर रहे हो, तो छींटे तो आएंगे नहीं। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो वाटर कंटेंट तो लेस होता है। आपको यही बात समझिए। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे जो बटर होता है, बटर में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, बटर में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, आपने क्या किया जी, आपने रखा एक बर्तन,
आपने रखा जी बर्तन, बर्तन में आपने डाला जी बटर, ठीक है। जब आप बटर को क्या करते हो, थोड़ा-सा जब हीट अप करते हो ना, जब आप इसे क्या करते हो, हीट अप करते हो, जब आप इसे हीट अप करते हो तो आप देखते हो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ना बटर के बाद ये बर्तन के साथ लग जाता है, कुछ लम्प्स बन जाते हैं और कुछ इसमें से आपको ना लाइक पानी भी इवेपोरेट होता हुआ दिखेगा आपको यहाँ से ना। इट मीन्स दैट कि हमारे पास क्या होता है, अगर आप देखोगे लाइक इसकी अलग तरह की एक स्मेल भी आती है और ना वो लंप टाइप बन जाते हैं। वो लंप इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारे पास क्या होता है, इस बटर में पानी होता है, ठीक है जी। टेस्ट नंबर 2 भी आपको समझ आ गया। पहली बात ये कि जो हमारे पास बटर होता है ये सॉलिड होता है और जो ऑयल्स होते हैं ये हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होते हैं। दूसरी बात कि वाटर कंटेंट हमारे पास क्या होता है, वाटर कंटेंट जिस ज़्यादा होता है हमारे पास इसमें बटर में, तभी तो बटर में लम्प्स बन जाते हैं जब आप इसे हीट अप करते हो। लेकिन अगर आप देखोगे हमारे पास क्या होता है, कुकिंग ऑयल में कोई भी हमारे पास क्या वाटर कंटेंट होता नहीं, इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये स्मूथली हीट अप हो जाता है, ठीक है जी। तीसरा टेस्ट हम देखते हैं अपीयरेंस टेस्ट। अच्छा मुझे बताएं, जो ये ऑयल होते हैं, ऑयल अगर आप देखोगे ध्यान से ना, ऑयल हमारे पास क्या होता है, आपको क्लियर दिखेंगे। क्लियर का मतलब आपको साफ कलर इनका ना, साफ साफ कलर दिखेगा। ये कलर इनका डिफरेंट हो सकता है, लाइक कहने का मकसद है जी, जैसे सनफ्लावर है तो उसका थोड़ा आपको पेल येलो दिखेगा, या किसी का सरसों का तेल वो भी थोड़ा येलो दिखता है। अगर ऑलिव ऑयल देखोगे थोड़ा ग्रीनिश दिखता है, तो मतलब इट डिपेंड्स अपॉन, लाइक कहने का मकसद इसका सोर्स कहाँ से हमने ये तेल ऑब्टेन किया है। बट अगर आप जनरलाइज देखोगे ये आपको साफ क्लियर दिखेगा ना, लाइक कहने का मकसद जैसे ये हमारे पास आ गया जी, जैसे हमारे पास कोई भी तेल है, ये जो भी तेल है एग्जैक्टली आपको दिखेगा, साफ साफ क्लियर दिखेगा। कलर आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है जी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जी बटर का, तो बटर का क्या होता है, बटर का कलर थोड़ा-सा क्या होता है, वो सफ़ेद दिखता है या आपको पेल येलो दिखेगा। आई बात समझ जी? इसके बाद स्मोक टेस्ट। अच्छा मुझे बताएँ, आपको एक बात पता है कि अगर हम बात करें स्मोक टेस्ट मैं आपको फोर्थ बताता हूँ। लाइक आपके पास बटर है, जब आप बटर को हीट करते हो ना, जब आप बटर को हीट करते हो, तो आप देखोगे लाइक हमारे पास क्या होता है, लेस लेस स्मोक प्रोड्यूस लेस स्मोक प्रोड्यूस। आई बात समझ? लेकिन अब जब आप क्या करते हो एग्जैक्टली, जब आप ऑयल को हीट करते हो तो हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, सर नहीं समझ आ रहा, घर पे एक काम करना, जब आप सब्ज़ी या कुछ भी खाना बनाते हो ना, तो जब आप तेल को रखते हो गैस के ऊपर, जब आपने तेल को रखा गैस के ऊपर, ठीक है जी, जब आप इसे हीट अप कर रहे होते हो, जब आप इसे हीट अप कर रहे होते हो ना, हीट अप करने के बाद सोचो एक बार तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, फिर उसके बाद एक काम करना, गैस को ही बंद कर देना। देखना उसके बाद जो कमरे में धुआं उठेगा, धुआं तो उठेगा नहीं उठेगा, लेकिन जो चप्पल आपके ऊपर उठेगी ना घर से, जिससे आपका स्वागत होगा, वो खतरनाक उठेगी। तो वही बात समझी, ये स्मोक टेस्ट भी आपको समझ आ गया होगा। उसने बोला था एक टेस्ट दे, हमने उसे 4-5 टेस्ट बता दिए जी क्या-क्या होते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चरल आइसोमर किसके, पेंटेन के, ठीक है जी। तो पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारे पास कौन से, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी, ये केमिस्ट्री का। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर वो होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर इस तरह के कंपाउंड होते हैं जी, हमारे पास किस तरह के होते हैं, जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। देखें जी, ये पेंटेन के 3 ही आइसोमर आते हैं हमारे पास। सबसे पहली बात देखें, एक आता है जी हमारे पास कौन सा, एन पेंटेन, जो नॉर्मल पेंटेन स्ट्रेट। दूसरे नंबर आता है हमारे पास कौन सा, आइसोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, और तीसरा कौन सा, नियोपेंटेन। इनके IUPAC नेम भी लिखे हुए हैं, आप देख लेना। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मैं चीज़ बोल रहा था ना आपको, लाइक स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर सीधा है, इसका स्ट्रक्चर देखो सीधा भी है, एक इसमें से कार्बन बाहर है, इसमें देखो लाइक 3 कार्बन स्ट्रेट, 1 कार्बन, 2 कार्बन इसमें थोड़े बाहर वाली साइड। यहाँ पे देखो 4 कार्बन थे ना स्ट्रेट, 1 कार्बन था बाहर। यहाँ पे पाँचों के पाँचों कार्बन लाइक एक ही स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, आपको स्ट्रक्चर तो आपको दिखेगा यहाँ पे डिफरेंट ना, यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो आपको दिखना चाहिए डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट। लेकिन मुझे बताएं फार्मूला क्या सबका सेम है जी? हाँ जी, फार्मूला सबका, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सबका क्या होता है, सेम। तो इस तरह के कंपाउंड जिनमें क्या होता है, स्ट्रक्चर तो हमारे पास क्या होता है डिफरेंट और फार्मूला होता है सेम, इस तरह के हमारे पास कंपाउंड का नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है जी। ये आपको याद रखना था और ये 3 है, आपको देख लेना है यहाँ पे अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम आते हैं आगे, हमारे पास एक और टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब क्या होता है, सीधी बात जंग लगना, जिसको कहते हैं कोरोजन। ये आराम से होता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ये नहीं कि लाइक इंस्टेंटली हो जाएगा। कोरोजन में टाइम लगता है, ठीक है, इट्स लाइक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आप देखो ये कोई ब्रिज था, ये कोई मेटल का ब्रिज, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, ये पूरे का पूरा, ये सारे के सारा कोरोजन, ये कोरोजन की वजह से इसकी ये हालत हुई है। अच्छा कोरोजन में क्या होता है, लाइक हमारे पास ये होता है कि जो मेटल की सर्फेसेस होती हैं वो हमारे पास ग्रेजुअली आस्ता आस्ता ख़राब हो जाती हैं। जब इसमें क्या होता है, ये जो मेटल के साथ जब हमारे पास क्या होता है, मेटल में जब हमारे पास क्या होता है जी, जब ऑक्सीजन और जब वाटर का कंटेंट जब इसमें आता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास क्या होता है, ये आस्ता आस्ता करोड हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, हमारे पास जो एयर से हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन, और मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर। जब ये हमारे पास रिएक्ट करते हैं, जैसे मेटल की बात करें आयरन के साथ ना, आयरन के साथ, तो ये रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या करते हैं जी, ये इस पूरी की पूरी चीज़ को करोड कर देते हैं। ये बना देते हैं एक आयरन का ऑक्साइड, जिस आयरन के ऑक्साइड को कहते हैं रस्ट, उसकी वजह से ये सारा मसला चलता है, ठीक है जी।
अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है हमारे पास, कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड एज़ रस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, 1 मार्क्स का आ सकता है आपके ना लाइक बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। उसके अलावा आपने याद रखना कोरोजन ऑफ सिल्वर इज़ कॉल्ड एज़ टार्निशिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब इसके आगे हम आते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है जी? रेंसिडिटी का मतलब होता है कि लाइक एक्ज़ैक्टली जी हमारे पास खाना ख़राब हो जाना। हाँ जी, तो रेंसिडिटी का मतलब होता है जैसे ऑयल और फैट्स, ठीक है, ऑयल और फैट्स का ख़राब हो जाना, ठीक है, ऑयल और फैट्स का ख़राब हो जाना ड्यू टू ऑक्सीडेशन एज अ रिजल्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैड स्मेल या अनप्लीजेंट स्मेल इनमें डेवलप हो जाती है। देखें जी हमारे पास क्या होता है, सीधी बात आपको एग्जांपल देता हूँ। सोचें जी आपने एक बार घर पे कोई चीज़ फ्राई की, फ्राई करने के बाद आपके घर पे तेल रह गया था। उस तेल को जब आप दूसरी बार एग्जैक्टली कुछ बनाना चाहते हो ना, तो आप देखते हो कि नहीं, वो जो तेल होता है एग्जैक्टली ना, उस तेल से कुछ अजीब तरह की स्मेल आती है। वो जो अजीब तरह की स्मेल आती है ना, उसी प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी रेंसिडिटी का मतलब क्या हो गया, रेंसिड हो जाना। रेंसिड का मतलब होता है ख़राब हो जाना। वो जो तेल है वो ख़राब हो गया, अब वो अगली बार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई बात समझ? इन द सेम वे आपने कभी देखा जैसे आपके घर के पास जैसे लेट्स से कुछ बटर होता है ना, अगर आपने बटर को रख दिया थोड़ा ऐसे ना फ्रीली, बटर को आपने क्या किया, फ्रिज वगैरह से बाहर करके ऐसे रख दिया, आप देखते हो ये बटर ना, अगर आप ध्यान से देखो, ये बटर थोड़ा थोड़ा यहाँ से आपको ख़राब दिखेगा। ये जो हिस्सा इसका ख़राब हो गया ना, एग्जैक्टली इसे कहते हैं, ये बटर ख़राब हो गया, रेंसिड हो गया, बटर सड़ गया, मर गया, जो भी आप समझे। तो ये वाला जो रीजन हमारे पास आता है ना, एग्जैक्टली इस इतने रीजन को कहते हैं रेंसिड। रेंसिड मतलब स्पॉइलेज वाला रीजन। इस रीजन में हमारे पास क्या होता है, एक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये रेंसिड बटर होता है, इसमें एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है ब्यूटेरिक एसिड। वो एसिड तो बड़े काम की चीज़ है, लेकिन ये बटर खुद काम की चीज़ नहीं अब नहीं रही, क्योंकि मतलब ये ना इसमें एसिड प्रोड्यूस होकर आप खाएंगे तो आपके लिए ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बट वो जो एसिड आता है वो और फर्दर प्रोसेसेस में बड़े अच्छे से इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो ये आपको बात है समझ। सीधी बात याद रखना, मतलब क्या नाम है, ये जो खाने वाली जो चीज़ें आती हैं इनके ख़राब होने को ही हम कहते हैं रेंसिडिटी। फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये बोरा हमारे पास जब HCl किसके साथ रिएक्ट करता है, देखो जी HCl डाइल्यूट HCl जब रिएक्ट करता है किसके साथ, आयरन फिलिंग्स के साथ ना। डाइल्यूट HCl जब रिएक्ट करता है जिसके साथ, आयरन फिलिंग का मतलब होता है सीधा आयरन मेटल के साथ, तो हमारे पास क्या बनाता है, उसके नीचे ये रिएक्शन लिखी हुई है, बैलेंस रिएक्शन आप देख लेना, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है जी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और क्या होता है, आयरन क्लोराइड, हाँ जी ये आंसर सही है। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड, नहीं ये गलत ऑप्शन है। बाकी नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये तो बात ही कुछ अजीब बोल रहा है बंदा। सॉल्ट वाटर, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या ये बोलना चाहता है। अच्छा आपको याद रखना है, जो ये रिएक्शन होती है ये हमारे पास क्या होती है, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है जी, यहाँ पे आयरन क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन हाइड्रोजन, इसलिए आयरन हमारे पास क्या करता है, आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो हमारे पास ये FeCl2 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज आउट हो जाती है। अगर ये गैस रिलीज आउट होती है तो यहाँ पे जो रिएक्शन आती है, इस रिएक्शन का नेचर होता है एक्सोथर्मिक, यहाँ से क्या होता है, हीट वगैरह रिलीज आउट होती है जी। हाइड्रोजन भी एक तरह की गैस ही होती है ना। तो हाँ जी, हाँ जी, इतनी बात आई समझ। नेक्स्ट आपको याद रखना हमारे पास क्या, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना, ये फार्मूला उसने दिया और बोला इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने आते हैं, तो काउंट कर लो यार, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा आगे हम देखें जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने मेरे को भी थोड़ा पहले कंफ्यूज कर दिया था। सो हाँ जी, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है सोल्यूशन से। अच्छा अगर आप यहाँ से देखेंगे, सबसे पहली बात ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, NaCl सोल्यूशन, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन डिस्प्लेसमेंट देगा, इसने बोला कि कौन देगा, यही हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो NaCl सोल्यूशन एंड कॉपर। अच्छा मुझे बताएं, NaCl यहाँ पे 2 चीज़ें, एक आ गई कौन सा, सोडियम, और दूसरा क्या आता है जी, एंड कॉपर। अब मुझे बताएं यहाँ पे ये आ गया सोडियम, देखें मेरी बात, यहाँ पे आपको याद रखना है, देखें यहाँ पे आ गया सोडियम, ये आ गया सोडियम, ये आ गया हमारे पास कॉपर। ये सोडियम और कॉपर मैंने ये डायग्राम में मार्क किया, ठीक है। अब मुझे बताएं हमारे पास यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कॉपर क्या है, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन सोडियम। कॉपर हमारे पास क्या होता है, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन सोडियम। सो कॉपर तो इसे डिस्प्लेस नहीं ना कर पाएगा, कॉपर हमारे पास क्या होता है, सोडियम को डिस्प्लेस यहाँ पे नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन तो नहीं हो पाएगी, ये रिएक्शन तो जनाब अली पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली हम आते हैं हमारे पास, अच्छा दूसरे में क्या चीज़ है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें मतलब ओए आप ये नहीं सोचना कि सर आपने क्लोरीन नहीं लिखा, अरे गधो यहाँ पे क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है। हम यहाँ पे मेटल्स की बात कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या जो रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है एग्जैक्टली यहाँ पे मेटल्स की बात कर रहे होते हैं ना, कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 2 मेटल कौन सा, एक आता है कौन सा जी, एक आ गया हमारे पास, जैसे यहाँ पे थे ऊपर कौन सा था, सोडियम, और कौन सा था, कॉपर था। यहाँ पे कौन सा, मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्लोरीन नॉन मेटल है। यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम और हमारे पास क्या, मैग्नीशियम, ये दोनों के दोनों मेटल्स होते हैं जी। यहाँ पे आप देखें Mg और हमारे पास क्या, एल्यूमिनियम।
देखते हैं इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा देखें ये आ गया मैग्नीशियम, और एक मिनट मैग्नीशियम आ गया ये, और एल्युमिनियम मेरे को देखना, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अच्छा हाँ, ये इस वाले इसमें तो आपको यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं दिखेगा, लेकिन एल्युमिनियम पता है किसके बाद आता है? मैग्नीशियम के जस्ट बाद आता है हमारे पास कौन? एल्युमिनियम, ठीक है जी। तो ये जो जिंक है, जिंक से पहले ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन, ये जो मैंने मार्क किया, इसमें जिंक के बाद, सॉरी, जिंक से पहले और मैग्नीशियम के बाद हमारे पास यहाँ, तो यहाँ पे हमारे पास आता है जी, यहाँ पे आता है कहीं पे ये एल्युमिनियम, ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम हमारे पास क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है देन मैग्नीशियम। सो एल्युमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। सो ये रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी जी, ये रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। क्या आपको आती है बात समझ? आगे हम देखते हैं इसमें हमारे पास कौन से मेटल है। एक आता है हमारे पास कौन सा जी? आयरन, और दूसरा हमारे पास आता है कौन सा? सिल्वर। एक आ गया जी आयरन Fe, और दूसरा आता है जी सिल्वर Ag। आप मुझे बताएं जी यहाँ पे आयरन कहाँ पे और सिल्वर का, ये देखो ये आ गया आयरन और ये आ गया जी सिल्वर। देखो हमारे पास सिल्वर, जो एग्जैक्टली ये लेस रिएक्टिव है, ये तो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ना सोल्यूशन में, ये जो सोल्यूशन है यहाँ पे इसे तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यही बात जी, सिल्वर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो ये रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। कहने का मकसद जी ये रिएक्शन भी कैंसिल। इसके बाद हम आते हैं जी आगे पार्ट नंबर डी के ऊपर। पार्ट नंबर डी के ऊपर क्या है जी? हमारे पास दो मेटल है, एक आ गया Ag और दूसरा कौन सा? सिल्वर, और दूसरा कौन सा? कॉपर। आप मुझे बताएं, आपको दिखना चाहिए कॉपर की। आप बात करें कॉपर, देखो ये ज़्यादा रिएक्टिव है देन किससे? देखो नीचे वाली चीज़ लेस रिएक्टिव होती है, नीचे वाली चीज़ लेस रिएक्टिव होती है, ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये जो हमारे पास ऊपर है, कौन सा ऊपर है जी? हमारे पास क्या? कॉपर। ऊपर है जी हमारे पास कॉपर, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, और नीचे है सिल्वर। तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये सिल्वर लेस रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर क्या करता है? ये इसको डिस्प्लेस कर देता है। इसलिए हमारे पास ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, ये रिएक्शन डेफिनेटली पॉसिबल है। बाकी वाली कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो आप इस चीज़ को, हाँ, इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं आराम से। ये देखना यहाँ पे लिखा भी होगा, हेयर कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, देयर फॉर दिस रिएक्शन इज इजिली पॉसिबल। ये रिएक्शन भी नीचे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आप रिएक्शन, ये बैलेंस रिएक्शन है, आप देख लेना, ठीक है, अकॉर्डिंगली। सो इसका आंसर जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये इसका। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये अच्छा खासा सर खुजाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है जी। अगर आपको आई बात समझ, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा ये क्वेश्चन है जी, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन शायद कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में ये बोल रहा है कौन सी रिएक्शन है, तो सीधी बात है, सामने दिख रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या ही बोलें। अच्छा आगे देखें जी, ये हम आते हैं बायो के सेक्शन में। बायो के सेक्शन में जी, अच्छा मैं एक बात बताऊँ, बायो में ना लाइक जो क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन है, ये डेप्थ में तो करूँगा नहीं मैं। यहाँ पे मैं इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो बता देता हूँ, बाकी वाले जो हैं वो आप रेस्ट लाइक थ्योरी के क्वेश्चन है, सारे के सारे आसान होते हैं, वो आप अपनी नोटबुक से रेफर कर लेना, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है जी, ये आपको पता है। अकॉर्डिंगली इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? PCT आता है, ठीक है, PCT आएगा, उसके आगे DCT आता है, उसके अलावा क्या नाम है, कलेक्टिंग डक्ट्स आता है, लूप ऑफ हेनले आता है, तो ये क्या नाम है उसका, क्या बोमेंस कैप्सूल वगैरह आएगा, ग्लोमरुलस, एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है जी। उसके अलावा हाँ, ये आप देख लेना, ये आपको आता होगा मेरे ख्याल से, बायो में तो आप तुम लोग चैंपियन हो मुझे लगता है। अच्छा मुझे बताएं जी, इसके आगे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूँ एटलीस्ट यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि लाइक ऑब्जेक्टिव में हमारे पास पहले में इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वास्ट डिफेंस नहीं आता, ये एक तरह की ट्यूब आती है जो स्पर्म्स को कैरी करती हैं, कहाँ से, क्या नाम है जी, हमारे पास टेस्टिस से आगे, हाँ, ऑनवर्ड्स, ठीक है जी। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा, ये नहीं होता फीमेल में ना, तो इसका आंसर क्वेश्चन का यही जाएगा, कौन सा? वास्ट डिफेंस, ठीक है। उसके आगे आता है विच इज़ द पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है? फ्लावर के 2-3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो यहाँ पे मुझे बताएं, ये स्टिग्मा इसमें जाएगा, ये स्टेम तो अलग चीज़ होती है, स्टेम फ्लावर का थोड़ी पार्ट होता है। तो रेडिकल तो मतलब ये रूट का कुछ हिस्सा होता है, ठीक है जी, ये भी नहीं इसमें आएगा। अब इसके आगे हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हाँ, ये जो रेड से मार्क्ड है ना, इनके आंसर यही है। अच्छा दरअसल ब्रेन किसके लिए इस्तेमाल होता है? आप खुद ही बताएं जी, आपकी खोपड़ी किसके लिए इस्तेमाल होती है? इसका ऑप्शन आप खुद सोचें। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास क्या होता है, द सर हमें ब्रेन ही नहीं है। अच्छा वो बात अलग है कि हाँ, ये भी बात भी हो सकती है, तो मैं ब्रेन ही ना हो। अच्छा मुझे बताएं जी, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। हाँ जी, इसमें क्या क्या लगता है? सब कुछ ही लगता है, तभी ऑल ऑफ देम लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद आते हैं हमारे पास हार्ट के चैम्बर कितने हैं जी। हाँ जी बताएं, तुम्हारे हार्ट के चैम्बर कितने हैं? तुम्हारे हार्ट के चैम्बर कितने हैं? सर पता ही नहीं है। हाँ जी मैं अच्छा ठीक है, चलो हार्ट के चैम्बर होते हैं जी 4, इसे आप मार्क कर लीजिए। कुछ यहाँ पे ना मेरे को याद आ गया था, हंसी आ गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा हाँ जी, उसके बाद क्लोरोफिल इज़ द पार्ट ऑफ व्हाट? क्लोरोफिल होता है हमारे पास किसका हिस्सा जी? क्लोरोफिल ये कहाँ पे होती है? लीव्स में होती है, सीड्स में और फ्लावर में थोड़ी दिखेगी आपको क्लोरोफिल। सो मित्रों, वी हैव ऑफिशियली डन, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं पूरे का पूरा हमने ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सो अब जी आपसे निवेदन ये है
कि अगर कोई चीज़ यहाँ तक स्टिल समझ नहीं आई तो वंस अगेन वीडियो को रिपीट करके देखें, इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको समझ आएगी। और हाँ जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी ऐड की है ना जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। आपको शायद आज विजुलाइज़ करके चीज़ें देख के शायद अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कीजिए और जहाँ पे गलती हुई है उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए और लगे रहिए जी ऐसे आराम से। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ सबके साथ ये शेयर कीजिए जी, ताकि उन सब का भी भला हो जाए। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।